दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सुप्रीम इन्वेस्टर्स में और मेरा नाम है अजय। दोस्तों अगर आप भी आईपीओ अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आपको आईपीओ के अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो मेरा ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-6 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूं बहुत से ऐसे ट्रिक जो है वो 99% यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर जो यूट्यूबर या ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि सिंगल लॉट अप्लाई करना चाहिए रिटेल कैटेगरी में। इसके अगेंस्ट मैं क्या कहता हूं दोस्तों, अगर मैं आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दिखाऊं एमी ऑर्गेनिक्स का, तो आप बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में ये देख पाएंगे कि नीचे एक लाइन लिखी हुई है, 1 एडिशनल शेयर विल बी अलॉटेड टू 9 अलॉटीज फ्रॉम अमंगस्ट 8697 सक्सेसफुल एप्लीकेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जिन लोगों ने एक एक लॉट अप्लाई किया था रिटेल कैटेगरी में एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ में, उनको तो मैक्सिमम एक ही लॉट मिलने की उम्मीद है, ठीक है। पर जिन जिन लोगों ने 2 लॉट अप्लाई किए हैं उनको एक शेयर एडिशनल मिलने की भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। दोस्तों इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम लोग रिटेल कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 2 लॉट मिनिमम अप्लाई करने चाहिए ताकि हमें एक एडिशनल शेयर जो कि मैंने आपको दिखाया ये आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहे। ऐसा ही दोस्तों देवयानी के आईपीओ में भी हुआ था जिसमें एडिशनल शेयर मिलने की पॉसिबिलिटी थी, जो कि मैंने आपको नीचे स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में दोस्तों ये बताऊंगा आपको कि हमें कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए कि हम किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें आईपीओ में। सबसे पहले एनआईए कैटेगरी भी होती है और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी भी होती है। रिटेल में हम 2 लाख रुपए से नीचे का एप्लीकेशन डाल सकते हैं और एनआईए में हम 2 लाख से ऊपर का ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम रिटेल का एप्लीकेशन डालते हैं, एमी ऑर्गेनिक्स के केस में लेते हैं, तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी जो आईपीओ अलॉटमेंट की थी वो थी 17:161। 17 डिवाइडेड बाय 161 करेंगे तो आता है 0.1055, ठीक है। अब दोस्तों अगर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर हमें एनआईए कैटेगरी में मिल रही है तो हमें जरूर एनआईए कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम जो कैटेगरी थी शेयर्स जो अप्लाई कर सकते थे वो थे 13 लॉट्स जिसमें 312 शेयर्स होते, ठीक है। अब अगर हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के 432 शेयर अप्लाई कर दिए होते एनआईए कैटेगरी में तो आप देखिए आपको अलॉटमेंट के चांसेस 2:14 हो जाते। इसका मतलब हमारे 2:19 के बदले हमें 2:14 मतलब हमारे चांसेस काफी बढ़ जाते अगर हम एनआईए कैटेगरी में अप्लाई कर देते 432 शेयर से ही। दोस्तों वैसे तो श्योर शॉट एनआईए कैटेगरी में अलॉटमेंट लेने के लिए आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एनआईए कैटेगरी में उतने लॉट डालने पड़ेंगे तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट आ जाता है। पर अगर आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है तो आप रिटेल कैटेगरी से थोड़े से ज्यादा शेयर अप्लाई करके आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमने एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ में 432 की कैटेगरी में 432 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए होते एनआईए कैटेगरी में तो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस 2:14 थे, जो कि रिटेल कैटेगरी में हमें 2:19 मिल रहे थे। तीसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तीसरा ट्रिक ये है कि हमें जब भी हम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं जो बैंक अकाउंट हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक है उसी के थ्रू एसबीआई एप्लीकेशन डालना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास जैसे जीरोधा का प्लेटफॉर्म है या एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है तो हम लोग डायरेक्टली आईपीओ अप्लाई करने से बचते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपना डीमैट अकाउंट नंबर लेके हम लोग एसबीआई एप्लीकेशन अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ही नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर दें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमें उसी बैंक अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए जिस बैंक अकाउंट में हमारा डीमैट अकाउंट लिंक हो। चौथा मेथड जो है वो सारे यूट्यूबर लगभग आपको बताते हैं, मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स के नाम पे आपके डीमैट अकाउंट होने चाहिए। जितने भी पॉसिबल है आपके डीमैट अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे खुलवाइए और उनके नाम पे रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं उससे। 5वां जो ट्रिक है दोस्तों बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे वो है शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जो कि पेरेंट कंपनी अपनी चाइल्ड कंपनी या डॉटर कंपनी जो होती है उसके आईपीओ के टाइम में आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का आपको फायदा देती है। अगर आपके पास एसबीआई के शेयर होते तो आप एसबीआई कार्ड के आईपीओ में रिटेल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते थे और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते थे सेम डीमैट अकाउंट से। इसका मतलब आप एक ही डीमैट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक हो गया
शेयर होल्डर कैटेगरी, एक हो गया रिटेल कैटेगरी। तो ऑटोमेटिकली ये माना जा सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे लगभग, क्योंकि आप दोनों कैटेगरी में कंपीट कर रहे हैं, आपको किसी भी कैटेगरी में अलॉटमेंट हो सकता है। दोस्तों लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं भी उसके बारे में श्योर नहीं हूं, बट मैं चाहूंगा कि अगर जरा सा भी पॉसिबिलिटी है इसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने में, तो आपका जरूर इसमें चांसेस बढ़ जाएं। दोस्तों ये है आईपी एड्रेस चेंज करने के बारे में। अगर आप एक ही मोबाइल से 10 लोगों के नाम के डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि आईपीओ का रजिस्ट्रार या ड्रॉ के प्रोसेस में आपका जो आईपी एड्रेस भी फिल्टर होता हो कि आपने एक आईपी एड्रेस से कितने एप्लीकेशन डाले हैं। इसका दोस्तों सरल ट्रिक ये है कि अगर आप मोबाइल चेंज कर करके एप्लीकेशन डालें डिफरेंट डीमैट अकाउंट से, वो भी ठीक रहेगा। अगर आप लैपटॉप का सहारा ले सकते हैं या डेस्कटॉप आपके घर में है तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, और आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर करके एप्लीकेशन डालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गए आईपीओ के अलॉटमेंट की ट्रिक्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, कॉमन गलतियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स अप्लाई करते टाइम आईपीओ में जरूर ऐसी गलतियां कर देते हैं और उनकी वजह से उनकी आईपीओ खारिज हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहली गलती है कि एक ही डीमैट अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन डालना। ये एक गलत चीज है, इसमें आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा कि मान लीजिए अगर आप एंजल ब्रोकिंग से आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू जाके एंजल ब्रोकिंग का ये अकाउंट एसबा डिटेल्स में डाल के आपने आईपीओ अप्लाई करने की कोशिश की, तो ये भी एक डीमैट अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन ही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी दोनों एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो जाएंगी सिंपली। ठीक है। अब दोस्तों कट ऑफ प्राइस पे आ जाते हैं। कट ऑफ प्राइस ज्यादातर लोग क्लिक नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर 95 टू 100 रुपीज का प्राइस बैंड है तो मैं 96 या 98 रुपीज के उसमें अप्लाई करूंगा, पर ये गलत है दोस्तों। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको कट ऑफ प्राइस जरूर टिक करना चाहिए, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट के चांसेस नील के बराबर रह जाएंगे, आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं और हो सकता है आप ये गलती कर रहे हो। दोस्तों तीसरी ऐसी जो गलती है वो ये है कि एसबीआई एप्लीकेशन जो हम नेट बैंकिंग से डालते हैं, हम लोग एसबीआई एप्लीकेशन जो नेट बैंकिंग से डालते हैं उसमें हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एसबा की जो अपने अकाउंट की डिटेल डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसको हमें 10 बार चेक कर लेना चाहिए। अगर हमने गलत अकाउंट की डिटेल डाले जा रहे हैं, उसमें गलत अकाउंट नंबर या डीपीआईडी या कुछ भी गलत डाले जा रहे हैं, तो हमारा समरेली आईपीओ रिजेक्ट ही होना है। ठीक है, आईपीओ का एप्लीकेशन। तो आप इसको जरूर इसको ध्यान में रखें। दोस्तों लास्ट जो गलती जो इन्वेस्टर लोग करते हैं आईपीओ अप्लाई करते टाइम, वो ये है कि वो लास्ट दिन में लास्ट आवर तक का इंतजार करते हैं आईपीओ अप्लाई करने के लिए, जबकि इसके विपरीत हम 2 या 1 बजे के आसपास हम लास्ट डे में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। हमें अच्छे खासे फिगर देखने को मिल जाते हैं कि एनआईई या रिटेल में कितना आईपीओ भर चुका है। तो दोस्तों हमें लास्ट आवर का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लास्ट आवर में वेबसाइट के ऊपर इतना ज्यादा रश हो जाता है कि हमें एप्लीकेशन ही नहीं करने देता है और हम कई बार अच्छा आईपीओ अप्लाई करने से चूक जाते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने अगर 1 घंटा पहले एप्लीकेशन लगा दिया होता या 2 घंटा पहले एप्लीकेशन लगा दिया होता तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता था। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके, लाइक करके, डिसलाइक करके जरूर बताएं। अगर आपके अलॉटमेंट चांसेस जरा से भी बढ़ जाएंगे इस वीडियो को देख के तो मैं बड़ा ही खुश होऊंगा, मेरे लिए बड़ी सेटिस्फाइंग मूवमेंट होगी। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।